नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो लोग जून में 2026 में लेबर लॉज सी एस प्रोफेशनल में देना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियोस में बताने वाला हूँ कि केस लॉस कैसे आएंगे एग्ज़ाम में, उस केस लॉस के आंसर्स कैसे होंगे, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या बच्चों, आपको ये वीडियो जो है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना है। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि इसका जो केस लॉ है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका आंसर राइटिंग कैसे होगा, फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, एक केस लॉ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 20 मार्क का केस लॉ है। बच्चों याद रखना, केस लॉ जितना बड़ा होता है उतना ईजी होता है। तो मेक श्योर दैट कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इससे ईजी पेपर नहीं बन सकता। ठीक है, आप मॉडल के पीछे केस लॉ दिया था, अब वो केस लॉ अपन पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, देन उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सेशंस में लेने वाला हूँ, प्लस इसका पूरा डिटेल आंसर राइटिंग, हैंड रिटन नोट्स पूरा मैं व्हाट्सअप पे आपको अपडेट कर दूंगा जो भी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे फर्स्ट केस की। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़ना। अगर कोई डाउट होगा तो आप भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट केस नंबर 1। ये 20 मार्क का केस हुआ है बच्चों, एग्जाम में सेम टू सेम 20 मार्क का आएगा। इतना बड़ा केस हुआ दिखेगा, नीचे आपको 4 ऑप्शंस होंगे, 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। आपको 4 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और 5 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए, पहले उसके पहले केस लॉ पढ़ना पड़ेगा कि केस लॉ क्या पूछा है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट देखिए, आप भी मेरे साथ पढ़ना, तो आपको समझेगा कि एग्जाम में अगर ऐसे केस लॉज आते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, केस नंबर 1। यूनिवर्सिटी एबीसी यूनिवर्सिटी इज न्यूली फॉर्म स्टेट यूनिवर्सिटी इन अम्बाला, हरियाणा। 2019 में एक यूनिवर्सिटी बनाएगी। द यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट द आउटस्किट ऑफ अम्बाला सिटी, अराउंड 25 किलोमीटर फ्रॉम मेन बस स्टैंड, साउथ डायरेक्शन। द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स रेसिडेंशियल फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स एज वेल एज academics and non-academic staff. For day scholar, it provides a community transport facility from university to Ambala city. अब इसमें आपको क्या पता चला बच्चों, इनकी एक यूनिवर्सिटी है एबीसी यूनिवर्सिटी। अब इस एबीसी यूनिवर्सिटी में कौन कौन काम करता है? इनमें एकेडमिक स्टाफ्स होगा, मतलब जो टीचर्स होंगे। नॉन एकेडमिक स्टाफ्स होगा, मतलब जो वर्कमैन होंगे, बेसिकली जो कंपनी में काम करते हैं, सॉरी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। एंड तीसरा स्टूडेंट्स होंगे। तो ये 3 लोग यहाँ पे बेसिकली आपने देखा होगा अभी यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोला, यूनिवर्सिटी हैज़ अराउंडेड 150 टीचिंग स्टाफ्स in various department and 200 non-teaching staffs including bus driver, library staff, administrative staff, teachers have formed association named OTA, ABC University Teachers Association, and non-academic staff has formed OTA, ABC University Trade Union. अब देखिए यहाँ पे 2 एसोसिएशन बनाई, एक टीचर्स का एसोसिएशन है, एक वर्कर्स का एसोसिएशन है, मतलब नॉन स्टाफ वाला। तो देखिए बच्चों, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि जिन लोगों ने अगर लेबर लॉस मुझसे पढ़ा है उनको डेफिनेटली इसका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने क्लास में बताया था बच्चों कि टीचर वर्कमैन नहीं है। अगर टीचर वर्कमैन नहीं है तो टीचर का जो डिस्प्यूट है वो इस एक्ट के अंडर नहीं आएगा। तो अगर टीचर का कोई भी डिस्प्यूट होता है, दैट कैन नॉट कम अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सीधी सी बात है। बट इसमें जो नॉन एकेडमिक स्टाफ है, जैसे बस ड्राइवर हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो सकता है जो नॉन एकेडमिक्स काम करता है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के डेफिनेशन में आता है। एंड स्टूडेंट का अगर कोई यूनियन है तो स्टूडेंट का डेफिनेशन इसके अंडर नहीं आएगा। तो देखिए, आधा क्वेश्चन मैंने सिर्फ आधा ही क्वेश्चन पढ़ा है, फिर भी मेरे कंसेप्ट क्लियर है क्योंकि हमने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाई की है। चलिए नेक्स्ट बच्चों देखते हैं आगे। अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक कंप्लेन, both groups have some general grounds of complaint such as non-implementation of salary structure as per the 7 pay commission, harsh working conditions guideline, no pension scheme for employees, and pathetic infrastructure conditions. As per the guidelines of the university, seats for Haryana domicile are 85% seats are reserved and 15 seats are reserved for the student from outside the state. कोई इशू नहीं है। अराउंड 300 स्टूडेंट्स स्टे इन अ हॉस्टल ऑफ यूनिवर्सिटी एंड 400 स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर्स। स्टूडेंट्स हैव देयर यूनियन नेम एज अ सोआ, मतलब स्टूडेंट ऑफ एबीसी यूनिवर्सिटी एसोसिएशन। ओके, अभी 3 एसोसिएशन बन गए, एक टीचर्स का, एक नॉन एकेडमिक्स का एंड एक स्टूडेंट्स का। तो टोटल कितने कितने एसोसिएशन है? 3 एसोसिएशन है। कोई इशू नहीं बच्चों अपने को इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोला, ऑन 15 next students have certain complaints to university about the poor infrastructure and poor conditions of the buses facility, lack of basic amenities, lack of good canteen, playing grounds. University has not responded to any complaint of teaching staffs, non-teaching staff, students union perspectively. It has not deliberated on the issue at any forum, showing their non-sensitiveness to their complaint.
ऑन 15 जनवरी 2022 में while commuting from Ambala city to university early hours, the university bus met with an accident. Driver of the bus along with the two students suffered injury. Maniram, the driver, due to accident, lost his left eyes and broken left hand. Students with minor injuries are safe. Instead of making proper inquiry to the issue, the university administration issued a show cause notice of termination of Maniram, saying that he was driving bus in a inebriated matlab without following the conditions, and therefore he alone is responsible for the accident. Maniram is not the member of the ABC University Staff Union. On the day of accident notice, his reply to the notice of termination was not taken into consideration on this ground. Realizing the injustice to Maniram, the Ausa, Auta and Soja joined together and to administrative head of the universities for 2 hours on 30 January 2022. After the intervention of the information agency, the matter was sorted out that day. However, these three groups continue with the strike in university. अब देखिए बच्चों, इतना बड़ा केस हुआ, इट टेक्स अराउंड 2 मिनट्स, बट इसके आंसर्स मेरे हो गए रेडी। कैसे रेडी हो गए? देखिए सिंपल सी बात है, एक ABC यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 3 एसोसिएशन है, एक टीचर का एसोसिएशन है, एक स्टूडेंट का एसोसिएशन है एंड तीसरा नॉन स्टाफ का एसोसिएशन है। अब इन तीनों में से कौन सा एसोसिएशन आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर कंसिडर करना है? वो है आपका नॉन एकेडमिक स्टाफ का एसोसिएशन, जैसे ड्राइवर हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, वो सब कुछ। अब इसमें इशू क्या हुआ है कि जो ड्राइवर है उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने की वजह से कुछ डैमेजेस हो जाता है। अब जो ड्राइवर है उसको सस्पेंड किया जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि इसको कैसे आप सस्पेंड कर सकते हो, तो उन्होंने उस पर स्ट्राइक कर दिया। अब होता क्या है कि ये इंडिविजुअल ड्राइवर का इशू है, इंडिविजुअल मतलब अकेला ड्राइवर जिसका इशू है। बढ़िया रखना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का डेफिनेशन क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर फैक्ट्री में या फॉर एग्जांपल कहीं पे भी जैसे इंडस्ट्री है, वहाँ पे अगर कोई एक वर्कर का भी अगर इशू है, बट किसके रिलेटेड? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है। तो आप समझिए कितना ईजी एंड कितना सिंपल डेफिनेशन है। क्या बोला है कि अगर किसी भी वर्कर का अगर उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई भी इशू है, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है। तो इस केस में जो मनीराम है, जिसका जो ड्राइवर था, ऑब्वियस बात है उसका डेफिनेशन में वो आता है, तो वो क्लेम कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे, 5 मार्क का क्वेश्चन है। लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, अबव ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स प्लीज एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इश्यूज, वेदर द डिस्प्यूट एज मेंशन अबव विल बी काउंटेड एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है क्या? यस, ऑब्वियस है। सेकेंड क्या पूछा है, वेदर द यूनिवर्सिटी इज एन इंडस्ट्री एंड द फैसिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी आर वर्कमैन। यस, तो जो यूनिवर्सिटी है वो इंडस्ट्री मानी जाएगी क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, एंड वहाँ के जो वर्कमैन है बेसिकली नॉन एकेडमिक स्टाफ्स, वही सिर्फ क्या माने जाएंगे? वर्कमैन माने जाएंगे। स्टूडेंट्स एंड जो टीचिंग स्टाफ है वो वर्कमैन नहीं माने जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, वेदर एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट कैन बी नेम एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यस, बिकॉज डेफिनेशन में ऐसा बोला है कि इंडिविजुअल जो इशू है दैट इज रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछे, वेदर स्टूडेंट्स यूनियन कैन रेज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नो, बिकॉज स्टूडेंट इज नॉट कंसिडर एज अ वर्कमैन, सो ही कैन नॉट रेज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कितना ईजी मुझे बताओ, 20 मार्क के टोटल 4 क्वेश्चन थे, कितना ईजी आंसर फॉर्म करना। और आप कहते हैं कि लेबर लॉस बहुत ईजी है, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, इसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निक चाहिए। देखिए अभी 2 महीने बचे हैं, आप ये मत सोचना कि 2 महीने बचे सर कर लेंगे, ओपन बुक एग्ज़ाम है। ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ ना बच्चों, कि मैं कह रहा हूँ ना कि 2 महीने अच्छी मेहनत की तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद वापस 6 महीने सेम सब्जेक्ट पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। इससे मैं कहता हूँ कि प्रॉपर एडवाइस लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, भले ही आपका थोड़ा सा पैसा जाएगा बट याद रखना आपका फ्यूचर सेव होगा। क्योंकि क्या है, 2 महीने आप बोलोगे कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, बट ओपन बुक एग्ज़ाम में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। बिकॉज आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूट में ओपन बुक क्यों रखा होगा कि लिख के आप पास हो जाओगे? इतना ईजी नहीं होता है। जैसे मैंने अभी पढ़ा ना केस हुआ, इमीडिएटली मेरे अंदर दिमाग में उसके आंसर्स फॉर्म हुए थे, तो वैसा आपका पढ़े होना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं सब बुक लेके जाऊँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, नहीं, उसके लिए उसको पढ़ना भी पड़ेगा। अब मुझे बताओ, मुझे मॉडल देखने की भी ज़रूरत भी नहीं पड़े, मैं सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको पता है देखने से और लिखने में कितना टाइम जाता है। जब आपकी पढ़ाई ऐसी होगी तो आप कितना ईजिली आंसर फॉर्म करोगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आंसर कैसे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन अपन लेंगे, क्या है क्वेश्चन, वेदर द डिस्प्यूट एज अ मेंशन अबव विल बी कंसिडर एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। चलिए आ जाइए, इसकी डेफिनेशन या इसका कैसे लिखना है, केस लॉ लिखना है नहीं लिखना है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा, इसका आंसर राइटिंग फॉर्मेट कैसा होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट बच्चों लिखेंगे अपन क्या, इंट्रोडक्शन। अब देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क का है, फर्स्ट ए। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट अपन इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे अपन इंट्रोडक्शन। आप भी मेरे साथ लिखना,
अभी मैं लाइव बैच में हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे लिखूंगा क्योंकि उनको भी साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहला क्या आएगा बच्चों। चलिए मेरे सामने क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो सबसे पहले फर्स्ट उन्होंने पूछा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है क्या। तो चलिए अपन डेफिनेशन देखेंगे। तो बच्चों बहुत सिंपल है, सेक्शन 2 सबसेक्शन के क्या कहता है, ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एक ही मिनट, ऑफ इंडस्ट्रियल, ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हुआ यहाँ तक आपका बच्चों। चलिए डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब इसमें डेफिनेशंस क्या बोला बच्चों, इसमें बोला कि अगर अ डिस्प्यूट एज अ डिस्प्यूट एज अ डिस्प्यूट, अब ये डिस्प्यूट किसके रिलेटेड होना चाहिए, एज अ डिस्प्यूट बिटवीन, एज अ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, एज अ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन कनेक्टेड विथ, ये किसके कनेक्टेड चाहिए, कनेक्टेड विथ किसके, एम्प्लॉयमेंट, कनेक्टेड विथ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ लेबर, और कंडीशंस ऑफ लेबर। तो देखिए कितना सिंपल मैंने यहाँ पे आपको, एक मिनट, देखिए कितना सिंपल अपन यहाँ पे आंसर फॉर्मेट किया बच्चों। तो आप लोग ना बहुत टेंशन लेते हो कि सर यार आंसर कैसे लिखना है। तो मैं सिंपल बताऊँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है 5 मार्क का कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है कि नहीं है, तो इंट्रोडक्शन में पहले बता दीजिए कि डेफिनेशन 2 सबसेक्शन के ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये कहता है कि अगर डिस्प्यूट है किसके बीच में, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में, बट किसके रिलेटेड है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसे अपन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आगे। अभी इन द गिवन केस में क्या दिया, अभी होगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होने के बाद अभी फैक्ट्स क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे फैक्ट्स किसके बीच में झगड़ा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे डिस्प्यूट बिटवीन यूनिवर्सिटी। अब देखिए क्या लिखना फैक्ट्स में, अब फैक्ट्स में ये लिखना है आपको कि यहाँ पे डिस्प्यूट्स है। अब किसके डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बिटवीन, अब यहाँ पे अपना एम्प्लॉयर कौन है बच्चों, तो डिस्प्यूट बिटवीन यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है बच्चों, यहाँ पे एम्प्लॉयर, तो ब्रैकेट में डाल दीजिए उसको, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, एम्प्लॉयर। तो डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, ठीक है, रिगार्डिंग टर्मिनेशन, रिगार्डिंग टर्मिनेशन। अब जिसको टर्मिनेशन किया है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, रिगार्डिंग टर्मिनेशन। अब ये हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे, तो जो टर्मिनेशन हुआ क्या वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आ जाएगा। उसके बाद आएगा अपना नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, प्रोविजन, मतलब लॉ में क्या लिखा है इसके बारे में, प्रोविजन। अभी अपन लॉ की प्रोविजन लिखने वाले। तो देखिए अपन ने ऑलरेडी बोला था कि भाई सब डिस्प्यूट क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच्चों, अभी यहाँ पे इंडिविजुअल डिस्प्यूट माना जाएगा क्या, यस। तो यहाँ पे क्या बच्चों, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को और भी एक सेशन लेना मुझे इसके बाद भी, तो इससे मैं जल्दी आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। सेक्शन 2 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसमें क्या लिखा है, इंडिविजुअल डिस्प्यूट, इंडिविजुअल डिस्प्यूट, आपका इंडिविजुअल डिस्प्यूट क्या होना चाहिए बच्चों, डीम एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डीम एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बस ये आपने वहाँ पे बता दिया कि भाई साहब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, बट ये होगा आपका पहला पॉइंट। बट सेकंड पॉइंट करना चाहिए मस्ट बी, बट ये किसके रिलेटेड होना चाहिए, मस्ट बी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, मस्ट बी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और सर्विस कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट और सर्विस कंडीशन, ठीक है, इसके रिलेटेड होना चाहिए। अब ये होगा आपका प्रोविजन। अब प्रोविजन होने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना है, आपको अभी अपना आंसर फॉर्म करना है। अब देखिए बच्चों जब भी आप अपना आंसर फॉर्म करते हैं ना, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन। तो अपन क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन, ऐसा लिखने का आंसर। मेरे को पता है लॉ में आपको मतलब मुझे
77 मार्क्स क्यों मिला था? बिकॉज ऐसे ही मैं एकदम सिस्टमेटिक लिखता था। अभी तो मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं आ गया क्योंकि मैं फास्ट लिखा हूँ, मेरा बैच है इसके बाद। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन इंडस्ट्रियल सॉरी इंडिविजुअल डिस्प्यूट, एक मिनट बराबर लिखा मैंने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, हाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज इट इन्वॉल्व, जिसके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स हो गए ना वो अच्छे से लिख पाएगा। एज इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयमेंट इशू, एज इट इन्वॉल्व एम्प्लॉयमेंट इशू, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या है, सिंपल सी बात है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एट इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। तो जहाँ पे जिस डिस्प्यूट पे अगर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है उसे अपन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। समझा आपको? तो अभी अपन क्या करेंगे, हेंस देयरफॉर, इसलिए मैं कहता हूँ, इसके नीचे क्या लिखेंगे, हेंस देयरफॉर, इसलिए मैं कहता हूँ, हेंस देयरफॉर, इसलिए मैं कहता हूँ, हेंस देयरफॉर अबाउट डिस्प्यूट बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड कौन था वो, मनीराम, या आप उसको वर्कमैन कह सकते हो, वर्कमैन इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। समझा आपको? सिंपल सी बात है। तो देखिए ये आंसर मेरा कितना आंसर हो गया, 5 मार्क का आंसर था। देखिए तो 5 मार्क का आंसर देखिए, इतना आंसर सफिशिएंट है। पर इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन की ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसमें बोला कि अगर आपका किसी के साथ भी, किसी वर्कमैन के साथ एंड किसी एम्प्लॉयर के साथ, मतलब एम्प्लॉयर तो आपका एक ही होगा, वर्कमैन बहुत सारे होंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसे अपन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्यूट, that also considered as an industrial dispute, but that should be connected with the employment of terms and conditions. तो hence therefore in the given case ABC University and MoneyGram जो वर्कर है एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो 5 मार्क का, मुझे बताओ क्या डिफिकल्ट है? आप लोग आईबीसी का सोचते हो कि आईबीसी इजी है, अरे आईबीसी में कंपटीशन बहुत है, आईबीसी में बहुत बच्चे अपीयर्ड होते हैं, लेबर लॉस में बहुत कम बच्चे हैं और रिजल्ट भी बहुत, पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है इसका। मुझे तो क्या है इसमें बड़ा रॉकेट साइंस है? क्या इसमें आईबीसी की तरह है कि इंश्योरेंस रेजोल्यूशन, फिर ये क्रेडिटर का कंसेंट, फिर क्रेडिटर का कंसेंट? क्योंकि मैं भी आईबीसी पढ़ाता हूँ और मेरा तो पीएचडी आईबीसी में, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे बेटर है उससे। तो आप देखिए कितना है इसमें, कोई कंसेंट विंसेंट कुछ नहीं चाहिए, सिंपल डेफिनेशन है कि इस लॉ देंगे, उसको अंडरस्टैंड करना है, क्या है इसमें, कितना ईजी मुझे बताओ। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था आप देखिए, आप सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा है, इतना ईजी, मतलब लेबर लॉस का आप सोचिए, इससे ईजी क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता। सेकंड का क्वेश्चन पूछा है फ्लोर वेजेस क्या होता है, मिनिमम वेजेस क्या होता है। देखिए फ्लोर वेजेस का मतलब होता है कि उसके नीचे कोई भी गवर्नमेंट नहीं जा सकता। फ्लोर वेजेस मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स होता है, उसके नीचे आप कभी भी जा नहीं सकते, उसके ऊपर जा सकते हो बट उसके नीचे कोई भी वेजेस डिसाइड नहीं कर पाता है, तो उसे फ्लोर वेजेस कहते हैं, है कि नहीं सबको? तो ये फ्लोर वेजेस के लिए आप केस लॉज भी बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अपने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया अपन ने। तो यहाँ पे बोला कि फ्लोर वेजेस क्या होता है, मिनिमम वेजेस क्या होता है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने बच्चों, किधर अपना प्यारा क्वेश्चन, हाँ ये देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा है वेदर द यूनिवर्सिटी एज एन इंडस्ट्री एंड फैकल्टीज ऑफ द यूनिवर्सिटी आर वर्कमैन। अब वो सेम आपको आंसर रिपीट करना है, मुझे बताइए क्या पूछा सेकंड क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री है क्या? यस, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री है भाई साहब। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, इसके साथ साथ कंटिन्यू क्या पूछा है कि फैकल्टीज ऑफ यूनिवर्सिटी आर वर्कमैन, नो, फैकल्टी क्या है, फैकल्टी जो है वो वर्कमैन नहीं है, याद रखना। तो सिंपल सा आंसर याद रखना। तो जहाँ पे एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होता है, जहाँ पे सिस्टमेटिक एक्टिविटी होता है किसके बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, वर्कमैन के बीच में, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है या सर्विस होता है, उसे इंडस्ट्री कहा जाता है। तो यूनिवर्सिटी क्या है, इंडस्ट्री है, बिकॉज ये क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सिंपल सी बात है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन में देना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे आप, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फर्स्ट लिखोगे सेक्शन 2 सबसेक्शन जे ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो क्या लिखोगे, इफ देयर इज अ सिस्टमैटिक, if there is a systematic activity between employer and workman for the production or services, so it is a industry,
एज पर द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947। उसके बाद नीचे आएगा आपका फैक्ट्स। अब फैक्ट्स में क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, इंडस्ट्री है, बिकॉज वहाँ पे नॉन एकेडमिक स्टाफ भी काम करता है, जैसे जैसे वहाँ पे ड्राइवर था, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो सब किस में आएंगे, वो आएंगे वर्कमैन। एंड आपका एम्प्लॉयर कौन बनेगा, यूनिवर्सिटी। अब उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो वो क्या माना जाएगा, इंडस्ट्री डिस्प्यूट माना जाएगा। कितना ईजी आंसर है। बट टीचिंग स्टाफ जो है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वर्कमैन। ठीक है, तो उसके बाद बैंगलोर वाटर सप्लाई, अपन ने एक केस लॉ पढ़ा था बैंगलोर वाटर सप्लाई का, उसका आप रेफरेंस दे सकते हो। बैंगलोर वाटर सप्लाई में क्या बोला था कि टीचर्स कभी भी वर्कमैन नहीं हो सकते, बट नॉन टीचिंग स्टाफ भी वर्कमैन हो सकता है। अगर आपको केस लॉ का रेफरेंस है ना, उसका आंसर कैसे बनाना, मैं आपको ये आंसर लिख के देता हूँ, लास्ट आंसर है, फिर उसके बाद अपन सेशन खत्म करेंगे। तो अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, क्या यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री है क्या, एंड क्या टीचिंग स्टाफ, क्या आपका टीचिंग स्टाफ ये माना जाएगा वर्कमैन। तो चलिए अपन दूसरा आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 उसका ए। तो पहले इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे बच्चों, तो बहुत सिंपल बताओ, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप। अभी बहुत सिंपल, देखिए अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडस्ट्री बताना, इंडस्ट्री क्या होता है। तो इंडस्ट्री के लिए देखिए इंडस्ट्री डिस्प्यूट 2K में आता है। अब ये क्या है, 2J में क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, क्या लिखने का है। अभी देखिए बच्चों, जब भी आप लिखते हो ना, मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, बट आपको फुल लिखना है पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है अभी। तो 1947 अब क्या लिखना है बच्चों इसमें। अभी मैं आपको ना और एक थोड़ा टेक्निक बताता हूँ ये क्वेश्चन लिखने के पहले, कि जब भी ना आपको क्वेश्चन पूछते हैं, केस लॉ पूछते हैं ना, वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन पहले बताइए। जैसे यहाँ पे मैंने इंडस्ट्री के बारे में बताया, क्या बताया, एज पर सेक्शन 2J, एज पर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, क्या लिखने का। उसके बाद सिस्टमैटिक, क्या लिखने का, सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन, या सिस्टमैटिक आप बोल सकते हैं एक्टिविटी, सिस्टमैटिक एक्टिविटी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन फॉर प्रोडक्शन सर्विसेज, फॉर सर्विसेज। ये पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू आज थोड़ा सा ऑटोमेटिकली लाइन आ रहा है, फॉर सर्विसेज। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, इंडस्ट्री कहेंगे। अभी इसके बाद क्या आएगा, फैक्ट्स। अब फैक्ट्स में आपको क्या बताना है, फैक्ट्स में देखिए, फैक्ट्स में आपको बहुत सिंपल एक्सप्लेन करना है बच्चों। फैक्ट्स में क्या एक्सप्लेन करना है, अब यहाँ पे आपको फैक्ट्स में बता दीजिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो एम्प्लॉयर है, एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ्स क्या है, वर्कमैन है। टीचर है क्या, नहीं है। तो देखिए मैं सिंपल आंसर बना हुआ आपके लिए। अब यहाँ पे आपको लिखना है सेकेंड पॉइंट फैक्ट्स। तो फैक्ट्स में क्या लिखोगे बच्चों, ABC यूनिवर्सिटी, थोड़ा टेक्निकल इशू है बच्चों आज, ABC यूनिवर्सिटी। तो आपकी ABC यूनिवर्सिटी क्या है बच्चों, ये एम्प्लॉयर है। ठीक है, अभी यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, फैक्ट्स में नॉन टीचिंग, अरे यार पता नहीं आज कुछ तो अलग ही हुआ है, नॉन टीचिंग स्टाफ। अब नॉन टीचिंग स्टाफ क्या है बच्चों आपका, यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ वर्कमैन है। मैं अभी थोड़ा फास्ट बताऊँ, सिर्फ आप फॉर्मेट समझिए कैसा है। नॉन टीचिंग स्टाफ वर्कमैन है, टीचिंग स्टाफ आपका क्या है, टीचिंग स्टाफ आपका क्या बच्चों, नॉट वर्कमैन। बहुत सिंपल बताओ। अब यहाँ पे आप दोगे इसका केस लॉ का रेफरेंस। अब यहाँ पे केस लॉ कौन सा है, बैंगलोर वाटर सप्लाई, अपन ने क्लास में भी किया था, अगर आपको याद है बच्चों को, बैंगलोर वाटर सप्लाई, बैंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजाप्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें ये बताया था कि जो टीचर्स होंगे वर्कमैन नहीं होंगे, बाकी सब लोग वर्कमैन माने जाएंगे। तो आपने यहाँ पे केस लॉ का रेफरेंस दे दिया। तो इस केस लॉ में क्या बताया, तो कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट हेल्ड दैट, सीधा यहाँ से लाइन स्टार्ट होना चाहिए, कोर्ट हेल्ड दैट। कोर्ट ने क्या बोला इस केस में, वो सेम जो आपने ऊपर लिखा है कि कोर्ट हेल्ड दैट टीचर इज नॉट अ वर्कमैन, टीचर इज नॉट अ वर्कमैन एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इज अ वर्कमैन। सिंपल से यहाँ पे आपको ये 2 लाइन एक्सप्लेन करने का, फिर नीचे आपका कंक्लूजन बताने का। नीचे क्या बनेगा, कंक्लूजन। अगर केस लॉ का पूछा है तो कंक्लूजन सीधा। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव केस लॉ वी कैन से दैट नॉन टीचिंग स्टाफ इज अ वर्कमैन एंड टीचिंग स्टाफ इज अ वर्कमैन।
एंड ABC यूनिवर्सिटी इज अ इंडस्ट्री एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बस ये आंसर आपको फॉर्मेट करना है बच्चों, ऐसा समझा आपको आंसर। कितने इजी क्वेश्चंस पूछे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से जो लोग ये देख रहे हैं, तो मैं आने वाले कल, फॉर एग्जाम्पल कल, अगर आपको कल टाइम है, कल मैं एक जूम मीटिंग लेने वाला हूँ या गूगल मीट लेने वाला हूँ कल शाम को 9 बजे, कि लेबर लॉस को अभी नेक्स्ट 45 डेज के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या मैं आपको दे सकता हूँ, आपसे मुझे क्या पूछना है, क्या गाइडेंस चाहिए, वो सब अपन कल के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो कल की जूम मीटिंग या गूगल मीट में अटेंड करने के लिए, लाइव डिस्कशन के लिए, तो अपन मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, हाय आपका नाम, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कल अपन इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और बहुत ईजी पेपर बच्चों, डोंट वरी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और बहुत लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि सर आपके बारे में बताइए, मैं खुद क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मुझे ऐसे सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स मिले। और मैं सिर्फ CS नहीं, MBA फाइनेंस, BBA फाइनेंस, लॉ, उसके बाद सेट, फिर अभी PhD, मैंने मेरे साथ बहुत सारी क्वालिफिकेशन मेरे साथ। तो आप टेंशन मत लीजिए, विश्वास रखिए, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ओपन बुक एग्जाम खत्म करना है। कोई भी डाउट आता है व्हाट्सअप पे नीचे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज मुझे बाकी सेशन से इसी में जल्दी लिखा, फास्ट लिखा, इसी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा था कि आंसर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।